वेलकम टू कॉन्सेप्ट एकेडमी बच्चों चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पहला पार्ट है। इस पार्ट को कंप्लीट होने के बाद प्लीज़ पार्ट 2 और पार्ट 3 के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। चलो मैं प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप लोग करोगे बोर्ड के एग्जाम के लिए उतना ही फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। टू सेल्स ऑफ 1.25 वोल्ट एंड 0.75 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, मतलब क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कहा कि दो सेल है और उनको सीरीज में जोड़ा गया। और किस तरीके से? एक का एनोड दूसरे के कैथोड से कनेक्ट है विद एनोड ऑफ वन कनेक्टेड टू कैथोड ऑफ द अदर। मतलब पहले का एनोड दूसरे के कैथोड से कनेक्ट है। तो बना लेते हैं भाई, ये एनोड कैथोड हो गया, प्लस माइनस एनोड ये हो गया और ये कैथोड हो गया। अब पहले सेल का एनोड किससे कनेक्टेड है? दूसरे के कैथोड से। तो दूसरे का कैथोड यहाँ बना लेते हैं सेल का, और ये दूसरा सेल हो गया, ये C1 ये C2। भाई कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, ये प्लस माइनस। ये तो बोला कि पहले का एनोड, ये पहले वाले सेल 1 का एनोड दूसरे के कैथोड से कनेक्ट है। तो ऐसा कर लिया। पहले की कितनी वोल्टेज है? 1.25 वोल्ट और दूसरे कितनी है? 0.75 वोल्ट। इसने कहा इफेक्टिव वोल्टेज। इफेक्टिव वोल्टेज का मतलब जो इस पॉइंट X और पॉइंट Y यानी कि XY VXY पूछा उसने। तो बच्चों इफेक्टिव वोल्टेज हमें पता है सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाती है। और ये किस तरीके से ऐड हो रही है आप लोग देख रहे हो कि एक के बाद एक सीक्वेंस इस तरीके से है कि इनकी पोलैरिटी सम करेगी। 0.75 प्लस 1.25। तो आंसर कितना होगा? 2.0 वोल्ट, 00 वोल्ट, यानी कि डी आंसर है। अच्छा, पोलैरिटी माइनस वाली कब होती? पोलैरिटी माइनस वाली जब होती बच्चों अगर इस केस में सेल ऐसे होते, ये फिर ये। अब जो ये V1 V2 था और ये V1 था, इस बार आंसर होता है V2 माइनस V1। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो ना। ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, इसमें क्या हुआ माइनस और इस वाले में क्या हुआ प्लस। एक्चुअली में ये मैंने अलग से इसलिए करके दिखाया, मे बी एग्जाम में ये वाला पूछ ले। भाई जो डायग्राम मैंने बनाया या जो न्यूमेरिकल मैंने सेलेक्ट किया जरूरी थोड़ी ये वही हो, उससे चेंज भी तो कर सकते हैं। तो आप लोगों को रेडी रहना है सारे केसेस के लिए। नेक्स्ट, अच्छा फिर से सेल वाला क्वेश्चन। टू सेल्स ऑफ 1.25 0.75 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एनोड ऑफ वन कनेक्टेड टू एनोड ऑफ द अदर। ध्यान से पढ़ो बच्चों, एनोड किससे कनेक्ट है? दूसरे के एनोड से। मतलब जब मैं सेल बनाऊंगा, ये देखो ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, छोटा वाला टर्मिनल कैथोड। अब ये किससे कनेक्ट है? सेल 1 ये दूसरे के एनोड से कनेक्ट है और कैथोड ये हो गया, फिर से एनोड कैथोड, ये इस तरीके से है। सेल 2, ओहो, तो भाई सेल 1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.25 वोल्ट और सेल 2 की वैल्यू कितनी है? 0.75 वोल्ट की। सर मज़ा आ गया, अब तो इस तरह के क्वेश्चन सारे बना देंगे हम। कैसे बनाओगे इस बार? कैसी होगी आप लोगों को समझ में आया कि इफेक्टिव वोल्टेज का मतलब शुरू से लेके लास्ट तक का फाइनल नेट वैल्यू। तो VXY की वैल्यू कितनी हो गई? अगर आप लोग देखो तो कितनी आ रही है भाई? आप लोग देखो लार्ज वैल्यू कौन से? 1.25 माइनस कर दो इसमें से 0.75 वोल्ट, तो 0.5 वोल्ट। पिछले वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या था? इसका आंसर हो गया बी आंसर, 0.5 वोल्ट। पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखे टर्मिनल अलग अलग थे, इस बार टर्मिनल सिमिलर से। देख रहे हो, सिमिलर प्लस वाला प्लस से कनेक्ट है। ठीक, अच्छा प्लस माइनस में कंफ्यूजन मत हो ना, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो, और बताओ मुझे। अच्छा बच्चों, कुछ को लग रहा होगा यहाँ पे, मैं आप लोग को थोड़ा सा और बता देता हूँ जब इतना देख ही लिया। कुछ बच्चे अच्छे बच्चे पढ़ने वाले वो सोच रहे होंगे सर 0.75 माइनस 1.25 ये भी तो कर सकते थे हम यहाँ पे, माइनस तो करना ही है।
तो 0.75 से -1.25, एक्चुअली में बच्चों ये भी कर सकते हो, तब भी आंसर आएगा 0.5 पर माइनस का। अब माइनस के आंसर आने से पता क्या डिफरेंस आएगा कि जो डायरेक्शन हमने ली आंसर में उससे अपोजिट डायरेक्शन सिलेक्ट की गई है। समझ में आया? सिर्फ यही अंतर है, मतलब नेगेटिव साइन शोज ओनली अपोजिट डायरेक्शन, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन का मतलब अपोजिट पोलैरिटी से है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो इन द कंडक्टर एज शोन, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB विल बी। इस A से और इस B के बीच का पोटेंशियल फाइंड करना है। अच्छा, तो भाई करंट यहाँ से 2 एम्पियर चला, ये हमें डायग्राम में दिख रहा है। अच्छा, इस ऊपर वाली ब्रांच में ये सीरीज में 2 ओम और 3 ओम, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया सीरीज का? यहाँ पे 5 ओम। अच्छा, नीचे भी 3 और 2 5 ओम। अब बच्चों पहले, सबसे पहले ना जब भी इस तरह क्वेश्चन होगा तो आप लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन चेक करनी है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, या फिर आप लोग P/Q इक्वल टू R/X, P/Q इक्वल टू R/X, ये वाली कंडीशन चेक कर लो। तो यहाँ पे तो कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं रही क्योंकि 2/3 है। भाई ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये X हो गया, तो 2/3 हो गया। और यहाँ पे आ रहा है R/X का मतलब 3/2। क्या ये रेशो सेम है? 2/3 का मतलब 0.67 समथिंग और 3/2 का मतलब 1.5। तो ये तो रेशो इक्वल नहीं है, और अगर रेशो इक्वल नहीं है तो मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म यहाँ से। सबसे पहली चीज आप लोगों को बच्चों देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज था नहीं, मुझे पता था, पर फिर भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई इस क्वेश्चन में, क्योंकि बच्चों में यही इस पे स्टार बनाओ। तो मैं हमेशा यही चाहूंगा कि मैं क्वेश्चन भले ही आप लोगों को 5 कराऊं, पर उनमें से आप लोगों को 15 या 20 क्वेश्चन सीखने को मिले 5 में से। अब देखो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज वाला समझ में आ गया हमें कॉन्सेप्ट कि व्हीटस्टोन ब्रिज भी चेक करना है। हो सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट होता, तो यहाँ पे नहीं है, तो सीधी सीधी सी बात है। अब इस क्वेश्चन में हमें समझ में आया कि सर ऊपर भी नेट रेजिस्टेंस 5 है, नीचे भी 5 है। अगर नेट रेजिस्टेंस सेम है तो ऊपर भी 1 एम्पियर करंट और नीचे भी 1 एम्पियर, क्योंकि इक्वल करंट जाएगा। फिर तो ऊपर कितना करंट जाएगा? 1 एम्पियर, नीचे कितना जाएगा? 1 एम्पियर। क्यों? क्योंकि जो RCAD वो कितना है? 5 ओम, और RCBD नीचे वाला रेजिस्टेंस भी 5 ओम है। अबे रेजिस्टेंस सेम है तो करंट सेम फ्लो होगा ना। अपोजिशन कैसा है? सेम हो रहा है, तो सेम करंट को वो रोकेगा। 2 का आधा कर लो, 1 एम्पियर ऊपर 1 एम्पियर नीचे। ये समझ में आया होगा आप लोगों को? नहीं समझ में आया तो कैलकुलेशन करो। अच्छा, 1 एम्पियर अगर ऊपर फ्लो हुआ, 1 एम्पियर नीचे फ्लो हुआ, तो अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है A और B का डिफरेंस। तो A और B के डिफरेंस के लिए मुझे समझ में आया कि मैं VC माइनस VA और माइनस मुझे क्या करना है? VC माइनस VB, ये फाइंड कर लो। तो क्या मिलेगा आंसर? VC से VC कैंसिल आउट, मुझे मिलेगा माइनस VA प्लस VB। ओहो, तो क्वेश्चन में VA माइनस VB फाइंड करना था, क्वेश्चन में VA माइनस VB फाइंड करना था। तो बच्चों VA माइनस VB फाइंड करना था। तो अब मैं क्या करूंगा? मुझे यहां से समझ में आया कि यहां पे VA माइनस VB फाइंड करने के लिए मुझे VA माइनस VB फाइंड करने के लिए VC माइनस जो ये ऊपर किया ना, ये मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट, इसमें मुझे ऑलरेडी माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये VA माइनस VB, अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा, और मुझे प्लस VA माइनस VB फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया? VC माइनस VB माइनस VC माइनस VA। अब समझ में आया क्या है कॉन्सेप्ट? अगर मुझे VA माइनस VB करना है तो ये लगाना पड़ेगा, और अगर मुझे VB माइनस VA करना है तो ऊपर वाला करना पड़ेगा। चलो ये सही हुआ, इस बार ने दोनों बता दिया आप लोगों को। हो सकता है एग्जाम में VB माइनस VA पूछ ले। अब आप लोग सबके लिए रेडी हो, अगर VB माइनस VA पूछोगे तो ये रहा, और VA माइनस VB पूछोगे तो नीचे वाला रहा। सारे कॉन्सेप्ट रेडी हैं। अच्छा बच्चों, अब मुझे क्या फाइंड करना है? VC माइनस VB। C पॉइंट ये है और C पॉइंट तो ये रहा और VB ये रहा। तो VC माइनस VB के लिए कितना करंट हुआ नीचे? 1। तो I इंटू R, I इंटू R का मतलब क्या है? 1 इंटू 3
और वी सी माइनस वी ए का मतलब क्या है, ऊपर 2 इंटू 1, तो इसमें क्या करूंगा मैं 2 इंटू 1, तो कितना आया 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 वोल्ट आंसर। अगर ये समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बोलो, मुझे बताओ। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वीडियो को रिपीट कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल, वेरी गुड, ये तो आप लोगों को डायरेक्ट पता है कि सर सी आंसर है, पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन अ वोल्टमीटर बिकॉज, हम सबको पता है कि सर वो पोटेंशियोमीटर अच्छा आंसर, एक्यूरेटली आंसर इसलिए देता है क्योंकि उसके अंदर एक्सटर्नल करंट नहीं होता, और एक्सटर्नल करंट नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, और वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी तो इसका मतलब वो एग्जैक्ट वोल्टेज बता देगा। तो क्या आंसर है इसका, डी, डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट। नेक्स्ट बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6 में सुनो, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल द बैलेंस पॉइंट हैज बीन ऑब्टेन्ड ऑन द 4th वायर, द बैलेंस पॉइंट कैन बी शिफ्ट टू 5th वायर बाय, ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोगों को पता है पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल पे काम करता है V प्रोपोर्शनल टू L, और यहां से क्या हो जाएगा V इक्वल टू के एल, या फिर V अपॉन L इक्वल टू के। के क्या है, के है कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी होगी हमें बताइए, कितनी होगी, आई रो अपॉन ए, ये V अपॉन L की वैल्यू है ना बच्चों। तो आप लोगों को अब ये सब तो डिटेल में बताया गया डिटेलिंग वीडियो में, ये तो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव है ना, तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सोल्व करते हैं। क्या कहा इसने कि वायर की जो लेंथ है वो शिफ्ट कर दी गई 4 से 5 पे, यानी कि लेंथ बढ़ा दी। अगर लेंथ बढ़ा दी गई है, लेंथ हमारी बढ़ा दी गई, और तो कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग लेंथ को, लेंथ बढ़ाने का क्या मतलब है, लेंथ बढ़ाने का मतलब है यहां पे अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो ओवरऑल आंसर मेरा V अपॉन L का क्या होगा, कम हो जाएगा। और ये कब हो सकता है, ये V अपॉन L कब कम हो सकता है, सोचो बच्चों कब कम हो सकता है, इसको सोच लिया, पता चला। अगर ये कम करना है मुझे तो इसका मतलब ये भी कम करना पड़ेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ कब कम हो सकता है, जब मैं I को कम कर दूं, I को कम कर दूं, क्योंकि आई तो डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है ना भाई, वायर का जो एरिया है वो तो फिक्स है, वायर की जो रो रेजिस्टिविटी है वो भी फिक्स है, करंट को तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग द करंट ड्यू टू अ ऑक्सिलरी बैटरी, डायरेक्ट ए आंसर। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया, इसका मतलब आप लोगों ने पोटेंशियोमीटर सही से नहीं पढ़ा, आप लोग इसको सही से पढ़ो और इसका आंसर ये क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट, इट इज ऑब्जर्व, अच्छा पोटेंशियोमीटर न्यूमेरिकल तो सिलेबस से हटा दिए। आप लोगों को पता है कि किसी भी टॉपिक को 2 तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। तो क्वांटिटेटिवली ये सिलेबस से हटा दिया, क्वालिटेटिवली छोड़ दिया, तो पोटेंशियोमीटर का ये न्यूमेरिकल है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय, सेंसिटिविटी आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, अभी हमने देखा V अपॉन L इक्वल टू के, और के का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हमें पता है कि सेंसिटिव कब होगा पोटेंशियोमीटर, अगर V अपॉन L की वैल्यू मिनिमम हो, कम से कम वैल्यू होगी तो हमारा पोटेंशियोमीटर क्या होगा, सेंसिटिव। और अगर जब मुझे इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करना है तो मुझे लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, नीचे की लेंथ में बढ़ा दूंगा तो पूरी ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी ना बच्चों। तो क्या आंसर होगा इसका, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ये ध्यान रखना बच्चों, एक बार मैं थ्योरी अगर आप लोग चाहो तो मैं इसको थ्योरी को पढ़ के भी बता सकता हूं, कैसे देखो सुनो, अ पोटेंशियोमीटर इज कंसिडर्ड टू बी सेंसिटिव इफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट dV अपॉन dL इज लो। ये समझ में आया, तो कंसिडर कब करेंगे हम इसे सेंसिटिव, जब dV अपॉन dl, मतलब ये dV मतलब छोटी वोल्टेज, dl का मतलब छोटी लेंथ, ये जब कम से कम हो। ये कम से कम कब होगा, जब नीचे की लेंथ आप बढ़ा दो, तो नीचे की लेंथ बढ़ा दो आप, सेंसिटिविटी बढ़ा दोगे। नेक्स्ट,
टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द टू गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज, द बैलेंस पॉइंट इज, अच्छा मीटर ब्रिज से फिर से न्यूमेरिकल हटा दिए गए हैं भाई। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के लिए मैंने बताया था क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो उन्होंने क्वालिटेटिव तो ओके रखा, मतलब थ्योरी और कॉन्सेप्ट, पर उन्होंने न्यूमेरिकल को हटा दिया, मना कर दिया कि न्यूमेरिकल के लिए जरूरत नहीं है। ये न्यूमेरिकल मैंने इसलिए रखे, मैं चाहता पीडीएफ से हटा देता, पर बच्चों को ना सिलेबस पता भी नहीं चलता, मुझे यकीन नहीं आता कि बच्चों को सिलेबस तक नहीं पता चलता, उनको समझ में नहीं आता कि सिलेबस में क्या रिडक्शन हुआ क्या नहीं। अब आप लोगों को ये याद रहेगा कि रिडक्शन हुआ है, पर इस चैप्टर में इस तरीके के रिडक्शन हुआ है। किरचॉफ सेकंड लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ, किसका है सबको पता है, डायरेक्ट आंसर बताओगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, all the edges of a block with parallel faces are unequal, its longest edge is twice its shortest edge, the ratio of maximum to minimum resistance between parallel faces। अब बच्चों ये न्यूमेरिकल करने के लिए वैसे तो मैं बोर्ड का सहारा लेता हूँ, बोर्ड मतलब वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, चलो मैं ना बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाना जरूरी है। मैं कोशिश इस क्वेश्चन को मैं अलग से एक वीडियो में समझा दूंगा, और अभी मैं इसका डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता देता हूं। बाकी अगर आप लोगों को ये इस क्वेश्चन ये नहीं हो पाता तो आप कमेंट सेक्शन में करो, मैं इसको अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। जो इस तरह क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें मुझे ज़्यादा बताना हो, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ। इसका आंसर है 4 इसका आंसर है। अगर ये नहीं समझ में आता तो आप लोग मुझसे कमेंट में मुझे लिखो, मैं आप लोगों को इसका भी सॉल्यूशन अलग से प्रोवाइड करा दूंगा समझा के। चलो मैं इसके लिए मैं आप लोगों को डिजिटली डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम को मैं समझा दूंगा पीपीटी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द फर्स्ट गोल टू अकम्प्लिश इन एनालाइजिंग अ कॉम्प्लेक्स सीरीज पैरेलल सर्किट इज। बच्चों सबसे पहला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक्चुअली में न्यूमेरिकल यही समझाते हैं। तो सीरीज पैरेलल सर्किट के लिए सबसे पहला गोल क्या है कि आप टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करोगे। ना तो हमें ऑल पैरेलल कंपोनेंट चाहिए, ना हमें ऑल वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, ना मुझे ऑल सीरीज कंपोनेंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पहले सबसे पहले टोटल करंट और रेजिस्टेंस, ये फाइंड कर लो, सब खत्म, न्यूमेरिकल सोल्व। विच एक्टिविटी डिड वी कंपेयर द ब्राइटनेस ऑफ लाइट बल्ब। अबे यार इतना सिंपल क्वेश्चन कि सर लाइट बल्ब के लिए अगर आपको ब्राइटनेस कंपेयर करनी है तो सीरीज पैरेलल सर्किट एक साथ देख लो, एक बार सीरीज और एक बार पैरेलल, यानी कि सी आंसर। नेक्स्ट, इफ R1 इज इन सीरीज विद पैरेलल कनेक्टेड टू R2 एंड R3, अच्छा R1 क्या है सीरीज में, विद पैरेलल कनेक्टेड टू R2 एंड R3, मतलब R2 और R3 पैरेलल में कनेक्ट है, ये रहा जी पैरेलल में कनेक्ट, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। What happened to total current if R2 open? R2 ओपन करने का पता है क्या मतलब बैठ रहा है बच्चों, ये यहां से और यहां तक ये तोड़ दिया मैंने, ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने का मतलब क्या है, अब ये रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता है कैसा होगा, मैं अभी डायग्राम प्रॉपर दिखा देता हूं। ये देखो ब्रेक करने का मतलब है ये खत्म हो गया, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हुआ तो मुझे पता लग गया कि नेट रेजिस्टेंस कम हो गया। अबे नहीं समझ में आया क्या, देखो R2 मान लो 5 ओम और R3 मान लो 5 ओम, पैरेलल में रेजिस्टेंस R कितना होगा, R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। अबे पैरेलल का फॉर्मूला तो याद है ना, फिर 5 × 5 और 5 + 5, तो 25 अपॉन 10, डेट मीन्स 2.5 ओम। एक चीज देखी बच्चों आप लोगों ने, जब पैरेलल में कनेक्ट किया 5 ओम को तो रेजिस्टेंस कितना था 2.5 ओम, और जब मैंने ओपन कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, सिर्फ R3 5 ओम। तो इसका मतलब जब हमने ओपन कर दिया तो नेट रेजिस्टेंस कम हो गया, सॉरी ओपन कर दिया तो नेट रेजिस्टेंस बढ़ गया, 2.5 ओम से सीधा 5 ओम, 2.5 से 5 ओम बढ़ गया। पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने से रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं, मतलब ये ध्यान रखना, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने से रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाती है। अब हमने पैरेलल से हटा दिया, इसका मतलब बड़ी होगी वैल्यू, अब बढ़ गई तो क्या होगा, करंट कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अबे रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन, और अपोजिशन कम कर दिया, रेजिस्टेंस कम कर दिया, तो अपोजिशन कम हो गया तो करंट क्या होगा, सॉरी चलो सही हुआ मैंने आप लोगों को समझाया,
तभी ये मेरे मुंह से मुझे ध्यान पड़ेगा कि मैं गलत बता रहा हूँ। गलत बताने का मतलब जल्दी जल्दी में गलत बता दिया। सुनो एक बार, रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? अपोजिशन। किसका? करंट का। रेजिस्टेंस कम हुआ तो अपोजिशन कम होगा ना, और अपोजिशन कम हुआ तो करंट क्या होगा? ज़्यादा फ्लो होगा। तो मैंने डिक्रीज बोल दिया, जबकि आंसर क्या था? इंक्रीज। ठीक बच्चों, द फर्स्ट गोल टू accomplish इन एनालाइजिंग अ कॉम्प्लेक्स सीरीज पैरेलल सर्किट। सबसे पहला क्या गोल है? हमने भी पढ़ा था, सोल्व फॉर टोटल करंट और रेजिस्टेंस। सबसे पहले टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। अच्छा, सीरीज पैरेलल सर्किट हैज 30 ओम रजिस्टर, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन R1 इज इन सीरीज विद द पैरेलल R2 R3। अच्छा, इतना सिंपल क्वेश्चन। सीरीज पैरेलल सर्किट है और सारे के सारे 30 ओम के हैं। टोटल रेजिस्टेंस बताना है R1 सीरीज में, और पैरेलल सर्किट कंसिस्ट कर रहा है R2 और R3। इस तरीके से। चलो ये बहुत बढ़िया हुआ। अब आप लोगों को मैं अभी पिछले वाला क्वेश्चन फिर से बताऊंगा। ये सही हुआ, मतलब अच्छे क्वेश्चन सही कर रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए ना। मैं भूल भी गया था पीडीएफ बना के किस तरह क्वेश्चन डिजाइन किया। अब देखो, वैसे तो पैरेलल में 30 ओम बना के कितना बन रहा है हमारा? 1/30, 1/30, 1/R डैश मान लो, तो 2/30, 1/15, तो R डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 15 ओम। देख रहे हो, 30 ओम पैरेलल में एक साथ दो 30 ओम जोड़ने पर आंसर और उल्टा कम मिल रहा है, 15 ओम हो गया। उसमें यही तो हुआ था कि 30 ओम हटा दिया, ये वाला हटा दिया था, तो फिर आंसर कितना मिला? खाली ये बचा, ये वाला हिस्सा, तो बढ़ गया आंसर। और मैं दोनों को लगा रहा हूं तो आंसर कितना हो रहा है? 15 ओम। अच्छा, तो अब समझ में आया ना। अभी फिलहाल इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसने कहा नेट रेजिस्टेंस बताना है। ये 30 ओम इस इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन 15 ओम दे रहा है, ये 30 ओम है, तो नेट कितना हो गया? आर नेट 30 + 15 मतलब 45 ओम। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट डेट अलाउ इलेक्ट्रिकल करंट टू फ्लो। बचपन से पढ़ रहे हो, कंडक्टर। डिवाइस एबल टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अबे यार, कैसे कैसे क्वेश्चन है? करंट सप्लाई कौन देता है? बैटरी तो देगा, फिर और कौन देगा भाई? एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा? अ वायर ऑफ लेंथ L मीटर इज रीड्रॉन टू लेंथ 2L मीटर, देन इट्स रेजिस्टेंस। अच्छा, हमें डायरेक्ट पता है कि अगर आप लेंथ के साथ छेड़छाड़ करोगे तो क्या होगा? n² टाइम्स ऑफ R न्यू, n² टाइम्स ऑफ R ओल्ड। n क्या है? लेंथ में कितनी छेड़छाड़ की गई। ये फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है, अब कोई जरूरत नहीं है फालतू का कॉन्सेप्ट देखने की, डायरेक्ट याद कर लो। तो 2 टाइम्स उसको बढ़ाया गया, तो 2 का स्क्वायर, 2² 4, डेट मीन्स कितना होगा? इंक्रीज 4 टाइम्स R न्यू, R ओल्ड के। In a series parallel circuit, individual component power dissipation are calculated using। अच्छा, सीरीज में भी और पैरेलल में भी है। वैसे तो हमें पता है पावर कैलकुलेट करते हैं P = I² R से, P = VI से, और P = V²/R से। पर बच्चों, अब सीरीज और पैरेलल दोनों हैं, तो इसका मतलब करंट कभी कभी चेंज होगा, कभी सेम होगा, फिर चेंज होगा। तो ये तो इक्वेशन बिल्कुल बेकार हो गई। करंट फिर से कम ज़्यादा होगा या वोल्टेज कम ज़्यादा होगी, फिर ये भी बेकार, ये भी बेकार। तो इसका मतलब हम लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए इंडिविजुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। टोटल करंट से स्क्वायर करो और मल्टीप्लाई करो रेजिस्टेंस से। अच्छा, पहला ही ऑप्शन दे दिया गलत वाला, बिल्कुल गलत। ये कब सही था फॉर्मूला? जब या तो सारे सीरीज में हो या सारे पैरेलल में हो, तब हम लोग इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं। पर यहाँ पे कहीं सीरीज कहीं पैरेलल तो पॉसिबल नहीं है, वोल्टेज डिवीजन तो कुछ है ही नहीं, ये भी गलत। इंडिविजुअल कंपोनेंट पैरामीटर से कर सकते हैं, अलग अलग सबकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट 21, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सिलरेटेड चार्ज से। जो बच्चों एक्सिलरेटेड चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। कौन? एक्सिलरेटेड चार्ज। एक्सिलरेटेड चार्ज कौन बनाएगा? साइक्लोट्रॉन भी बनाता है, या आप लोगों के पास बहुत सारे मेथड हैं ये करने के।
बस ध्यान रखना, रुका हुआ चार्ज तो, अबे रुका हुआ चार्ज तो, स्टैटिक चार्ज तो करंट नहीं बना सकता, तो ये क्या करेगा, मूविंग चार्ज करंट बनाएगा, करंट से मैग्नेट बनेगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। चार्ज पार्टिकल का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हो, तो क्या आंसर होगा, एक्सीलरेटेड चार्ज। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन अभी हटा दो बच्चों, इससे पिछले कुछ क्वेश्चंस मैंने हटा दिए, डायरेक्ट 41 पे आया हूँ। एक्चुअली में वो क्वेश्चंस आप लोगों के वो किसी और चैप्टर के बाय मिस्टेक शायद इसमें प्रिंट हो चुके हैं, पीडीएफ में बन चुके हैं, इसलिए मैंने उनको हटा दिया। कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक्सेलरेशन वाला भी इस चैप्टर का नहीं था, बट मैंने उसमें समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, रिपीट नहीं, किसी और चैप्टर का आ गया। मैंने चेक किया बाकी क्वेश्चन भी किसी और चैप्टर के हैं, तो उनको हटा दिया गया। 41 से शुरू करते हैं फिर से। किरचॉफ लॉ फर्स्ट स्टेट, अच्छा फर्स्ट किरचॉफ लॉ है वो बताता है इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, आईसी करंट और ओजी आउटगोइंग करंट सेम होते हैं। तो देख लो कहाँ पे है करंट लॉ से, द सम ऑफ एंटरिंग करंट, ये रहा, सम ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। नेक्स्ट, किरचॉफ सेकंड लॉ स्टेट दैट, सीरीज पैरेलल का तो कोई सीन होता ही नहीं, इन्हें तो हटा ही दो ऑप्शन को डायरेक्ट बिना पढ़े। टोटल सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, ये भी बिल्कुल गलत। ये तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही होगा ही, और ऊपर से फिर स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं। इसका स्टेटमेंट है कि सम ऑफ चेंज इन वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्व रजिस्टर एंड सेल इज जीरो, बिल्कुल यही स्टेटमेंट है और यही आंसर है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ चार्ज, वेरी गुड, सी आंसर आप लोगों को पता था। व्हीटस्टोन ब्रिज एंड बैलेंस कंडीशन प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, एग्जैक्टली अननोन रेजिस्टेंस के लिए आंसर यूज कर सोल्व करते हैं। इफ अ 2 एम्पियर करंट इज फॉलोइंग इन द सर्किट shown below, then the potential difference V and VC is, ये A है ये C है। अच्छा बच्चों, अगर आप लोग डायग्राम देख पा रहे हो तो देख पा रहे हो डायग्राम, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने बच्चों आपको मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बताई थी, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन X। देखना अच्छा इसमें रेशो 2/3 इक्वल टू 4/6, 2/3 इक्वल टू 2/3, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की तो कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फुलफिल हो गई तो इस ए और सी के बीच में करंट फ्लो नहीं होगा, तो वी ए सी इक्वल टू वी ए माइनस वी सी इक्वल टू आई जी, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट है इंटू जी उसका रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फुलफिल हो गई, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये बिल्कुल सही है। दैट मीन्स क्या आंसर होगा इसका, 0 वोल्ट। तो आप लोगों को डायरेक्ट कौन से ऑप्शन पे, सी पे टिक लगाना है। मटीरियल हुज डोमिनेंट चार्ज इन द मॉलिक्यूल आर बाउंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, अच्छा समझ में आ गया होगा कौन बाउंड करके रखता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को। डेट आर हेल्ड इन प्लेस बाय एटॉमिक एंड मोलिकुलर फोर्सेज आर नोन एज, सबको पता है कि सर डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाउंड रहता है, भले ही इनको एटॉमिक और मोलिकुलर फोर्स में रखा गया हो। अबे डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, इंसुलेटर में तो चार्ज मूव नहीं करता, करंट फ्लो नहीं होता। फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप, जब आप नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे एक्सटर्नल में, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन पोलर टू पोलर बन जाएगा वो, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। और ये कब होता है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। तो इससे क्या बनता है, पोलर कैसे बनता है, उसके अंदर इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट बन जाता है, डाइपोल मूवमेंट बन जाता है। तो इसका मतलब ए आंसर है इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर, पोलर जो हमारे काम के हैं, कौन सा होगा एग्जाम्पल इसका, H2O, सी आंसर। याद रखना है आप लोगों को। चलो मैं ना, पोलर का मतलब होता है, मैं बता देता हूं, पोलर का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होंगे उनके बीच में सेपरेशन रहेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन रहेगा तो उसमें डाइपोल मोमेंट बनेगा, और डाइपोल मोमेंट बनेगा तो हमारे काम का है वो। ठीक बच्चों,
द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द, अच्छा किस हद तक पोलराइजेशन हो सकता है, ये किस किस पे डिपेंड करता है? तो बच्चों ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी पे भी, थर्मल एनर्जी पे भी, और इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पे भी। तो इसका मतलब डी आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ये तीन अलग अलग तो आंसर होंगे नहीं, तो एक ही आंसर है डी। इसका ध्यान रखना बच्चे, जल्दी जल्दी में इसमें मैं पिछले कई साल से देखता हूँ कि अगर ऑब्जेक्टिव या एक नंबर क्वेश्चन आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे, ज़्यादातर तो ये लिखते हैं, कुछ बच्चे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट लिखते हैं। इसके तीनों ही आंसर हैं। द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत बढ़िया। डाइपोल मोमेंट पी, अबे पी वेक्टर से तो करते हैं डाइपोल मोमेंट को, और पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि पी वेक्टर अपॉन वी, इसको बोलते हैं बच्चों पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बोलते हैं, तो इसका ए आंसर हो गया।